नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में दरअसल मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो सामान्यतः बहुत लोगों को ना मालूम हो। हमारे पूरे समाज में जो थर्ड जेंडर है, या जिसको हम कहते थे कि जो पहले बहुत सारे अपशब्दों के साथ या जो प्रचलन में शब्द थे जिनके लिए हिजड़ा शब्द भी इस्तेमाल करते थे, किन्नर भी, उनको छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग में मिली है। इसके पहले भी उनको कई जिम्मेदारी मिली, पर हमने अभी हाल ही में जी टीवी पर एक सीरियल देखा, ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी ताली। तो अब पुलिस में जो किन्नर गए हैं, लोगों को कहेंगे, जो अपराधी है उनसे वो कहेंगे उठक बैठक लगाओ और ताली बजाओ। अब जो है एक समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो हाशिए में पड़े किन्नर समाज को जो है छत्तीसगढ़ में बदलाव और उसकी संभावना बनकर छत्तीसगढ़ उभरा है। यहाँ किन्नर समाज से कुछ लोगों का चयन पुलिस विभाग में हुआ है। अब ये थर्ड जेंडर युवा अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और इनकी पदस्थापना भी इनको मिल चुकी है। एक तरफ माना जाता है कि ये समाज मुख्यधारा से काफ़ी दूर है। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि ताली और थाली की इनकी पहचान बन चुकी है और उसे तोड़ने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। इस पर दुष्यंत कुमार ने जो एक शेर कहा है, मुझे याद आता है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस समाज को आगे लाने के लिए कुछ लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा बहुत लोगों को, और एक लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी और उनकी आवाज़ का असर हुआ। और सबसे पहले तमिलनाडु वो राज्य था जहां उनको मतदान का अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में किन्नर रचनात्मक कार्य में लगे और उन्हें और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। प्रशासन अकादमी छत्तीसगढ़ में उन्हें हम लोगों ने बहुत बार ट्रेनिंग भी दी और बहुत सारे सेमिनार में वो आते, और अब कई जगह उनकी मौजूदगी जो है वो जैसे बाकी स्त्री पुरुष है उस तरह से उनकी मौजूदगी है। उनका जो वो अपना आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके जैसे एक स्त्री पुरुष जीते, उसी तरह की कवायद हो रही है। ये सही है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला उनके पक्ष में दिया 2014 में, और उसके बाद 2019 में ये नियम पास हुआ तो उनको बहुत सारे अधिकार मिले। अक्सर जब हम समाज में अधिकारों की बात करते हैं तो महिलाओं, बच्चों या जातियों के अधिकार पे चर्चा होती है, लेकिन सदियों से हमारे बीच होते हुए भी अपनी अलग दुनिया बनाकर रहने वाले इन लोगों के बारे में चिंता अभी तक उतनी आम नहीं हुई। पर इस पर पत्थर पिघलाने जैसा काम की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर किसी के घर बच्चे होने पर या शादियों में नाच कर, वैश्यावृत्ति कर, भिक्षा मांग कर अपना जीवन बसर करने वाले इस समाज के कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है, वो भी पढ़ाई लिखाई करके अपने हुनर से। तो वो पुलिस विभाग में अब नौकरी हासिल जो हुई है इनको, तो ये बताता है कि अगर प्रोत्साहन मिले और हौसले की बात अगर इनको बढ़ाया जाए तो इसमें ये कहीं भी किसी से कम नहीं है। अगर इस समाज को लेकर स्थापित नजरिए की बात की जाए तो इन्हें हिजड़ा, किन्नर, खोजवा, छक्का, थर्ड जेंडर, उभयलिंगी आदि कई नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। अगर किसी घर में बच्चा विकलांग पैदा हो तो सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाते हुए उसे पारिवारिक और सामाजिक संरक्षण दिया जाता है, किंतु किन्नर, हिजड़ा या खोजवा के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाता। किन्नरों का अपना समाज या कहें कि अपनी एक अलग दुनिया है। मुख्य रूप से किन्नरों को 4 वर्गों में बांटा गया है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय की संरचना की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इनको 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के मुखिया को नायक कहा जाता है। ये नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। महाभारत में एक पात्र शिखंडी को भी इसी समाज का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और महाभारत के एक मुख्य पात्र को, जो कि महारथियों में गिने जाते हैं, उस अर्जुन को भी अज्ञातवास में कुछ दिनों तक एक अप्सरा के श्रापवश किन्नर बनकर रहना पड़ा था। अर्जुन अज्ञातवास के दिनों में किन्नर के रूप में ही एक राजकुमारी की शिक्षिका वरनलला बनकर रहे थे। जब से दुनिया बनी है तब से इस सृष्टि में किन्नर मौजूद हैं, जिनका उल्लेख पुराणों, पौराणिक कथाओं में किया जाता है। किन्नरों को लेकर बेहद रोचक कथा रामायण में भी है। दरअसल जब भरत राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तब सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ चित्रकूट आए। अयोध्यावासियों के विनय को अस्वीकार करते हुए
राम ने सभी नर नारियों को वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कहा, किंतु उनके संबोधन में हिजड़ों का नाम नहीं था, अपितु किन्नर 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करते रहे। वापसी पर जब भगवान राम उन्हें मिले तब उनकी निश्चल और निस्वार्थ भावना से अभिभूत वो हो गए और उन्हें वरदान भी देते हैं। साहित्य में किन्नर विमर्श से संबंधित कई उपन्यास मिलते हैं। यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाम मंडी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। यमदीप उपन्यास में नीरजा माधव जी ने किन्नरों के सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। किन्नरों को किस प्रकार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भेदभाव से गुजरना पड़ता है। चित्रा मुदगल जी ने भी अपने उपन्यास पोस्ट बॉक्स 2203 में नाला सुपारा है, जिसमें लेखिका ने पाठकों से किन्नर समाज की दशा और दिशा का परिचय कराया। इसी तरह किन्नर समाज पे कई फिल्में भी आई है, जिसमें इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के किरदार में दिखाया गया है। पिछले कुछ सालों में सरकारों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी किन्नर समाज को आगे लाने में, मुख्य धारा से जोड़ने में कुछ अहम फैसले दिए। इनमें मुख्य तौर से 14 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दिया। इसे 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जो है कानूनी मान्यता मिल गई। सामाजिक ढांचे में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिन पे दिन पुख्ता किया है और समाज जेंडर को स्त्री पुरुष की बाइनरी में ही अब देखने और समझने का अभ्यास होने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने और एक महत्वपूर्ण फैसला किया कि कैबिनेट ने जो है वहाँ की थर्ड जेंडर को संपत्ति के अधिकार देने की कानूनी मंजूरी दी। इससे पैतृक संपत्ति में उनको भी हक मिलेगा। यह एक तरह का कानूनी और सामाजिक मान्यता के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि संपत्ति में हक मिलना एक बड़ी बात होती है। तो थर्ड जेंडर को जो है राजस्व संहिता में की जो धारा 4 थी और उसमें जो है 108, 109 और 110 में संशोधन किया गया। इसके पहले तक जो है सिर्फ स्त्री और पुरुष को ही संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था। अब इसका विस्तार हो गया और थर्ड जेंडर को भी अब इसमें अधिकार मिलने लगे, तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक और सामाजिक तौर पे उनको अब सुरक्षा मिलेगी। हमने ये देखा कि दिल्ली में जो मेट्रो आया उसमें भी एक स्टेशन को थर्ड जेंडर को समर्पित किया गया और वहाँ पर भी थर्ड जेंडर को काम पर लिया गया है और कहा गया है कि उनको प्राथमिकता से काम पे लेंगे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जो है वो थर्ड जेंडर को जो है मान्यता मिल रही है। 1994 में तमिलनाडु में इनको मतदान का अधिकार मिला था। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शबनम मौसी जैसी जो थर्ड जेंडर थी वो विधायक बन के भी आई और इस पे अशोक मिश्रा जी ने एक उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी और वो फिल्म वेलकम सज्जनपुर, उस फिल्म में भी बहुत खूबसूरती से इस शबनम मौसी के जो सफ़र को दिखाया गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि अब समाज में और सोचने का नज़रिया बदल रहा है। जैसा मैंने कहा कि 1998 में मध्य प्रदेश में कि विधानसभा से वो चुनकर आई और विधायक बनी, तो कहीं ना कहीं अगर शबनम मौसी विधायक बनती हैं तो इसका मतलब है कि सामाजिक नज़रिए में बदलाव आ रहा है। अब लोग उनको अपने ही तरह से देखते हैं। विदेशों में हम जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है कि जहाँ इस तरह का बहुत भेदभाव नहीं है। LGBT जो समुदाय है वो बहुत पावर के साथ अपने अधिकारों के साथ दिखता है। और अभी इधर के दिनों में OTT प्लेटफॉर्म में तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत जो है प्रमुखता से दिखती हैं और धीरे धीरे भारतीय समाज जो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, तो वो भी बहुत चीज़ों में सहज हो रहा है। इस बीच में हमारे न्यायालयों ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले ऐसे दिए हैं जो कि स्त्री पुरुष, थर्ड जेंडर, रिलेशनशिप, संबंधों को लेकर भी बहुत ही बोल्ड फैसले हैं जिनकी लगातार चर्चा हम करते रहे हैं। तो अभी जो है जो तृतीय लिंग है या थर्ड जेंडर को हम बोलते हैं, अब उसके लिए भी कालम हो गया। जहाँ स्त्री पुरुष का मेल फीमेल का कालम था, तो अब वहाँ पर भी थर्ड जेंडर के लिए एक कालम हो गया है और इनके अधिकारों को भी अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और देश में कानून बन गया है, तो इनके अधिकारों का भी अब संरक्षण हो रहा है। पर बात मैं छत्तीसगढ़ की करता हूँ कि छत्तीसगढ़ ने ट्रेनिंग दिया और हमने देखा कि रायपुर के SP के साथ जब आज लोगों की अलग अलग थानों में पदस्थापना हुई तो
तो वो फोटो भी जारी हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हमको लगता है कि समाज बदल रहा है और धीरे धीरे ये बदलाव को सब लोग महसूस करेंगे। कुछ लोग पुरुष का शरीर धरते हैं, उनके भीतर स्त्री का मन होता है। कुछ लोग स्त्री का शरीर धरते हैं, धारण करते हैं, और उनके भीतर जो है पुरुष का मन होता है। और कुछ लोग बहुत अलग होते हैं। तो इनको ये प्रकृति के द्वारा इनका अपने इसमें कोई नहीं है। कोई आदमी गोरा है, काला है, नाटा है या जैसा है, तो उसके भीतर यदि कोई स्त्री के भीतर कोई पुरुष है तो ये उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये हम जिस तरह पैदा होते हैं उस तरह है। तो अब लोगों ने इसको देखना का नज़रिया बदला, पर अभी भी समाज इसको किस तरह से देखता है, इनके संघर्ष अभी भी हैं। हम बहुत सारे लोगों से जब यहाँ मिलते हैं, बात करते हैं, तो विद्या राजपूत जैसी बहुत सारी जो थर्ड जेंडर का नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं, अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ लिंग परिवर्तन के लिए भी सहायता दी जा रही है। और हमने देखा कि एक थर्ड जेंडर अभी उन्होंने यहाँ पे फिल्मों में भी काम कर रही हैं। तो बहुत तरह से अब वो आगे आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो थर्ड जेंडर की जिस तरह से उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो निश्चित रूप से समाज का नज़रिया भी आने वाले समय में बदलेगा। कानून ने तो बदल दिया है, पर समाज स्त्री पुरुष की तरह थर्ड जेंडर को भी अपने ही तरह समझेगा। और जिस तरह सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन में ट्रांसजेंडर को ये समर्पित किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, इसका नाम रेनबो स्टेशन रखा गया है। तो इसी तरह की चीज़ें आने वाले समय में होगी। पर छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसीलिए आज सुभाष की बात में हम छत्तीसगढ़ में जो हुआ, और ख़ास करके पुलिस में जिस तरह से उनकी भर्ती और पदस्थापना हुई है, हम उसको लेकर ये बात कर रहे हैं। नमस्कार।